स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर, जीवन हो शुद्ध सरल पूरा, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी हैं, तो इनका उनका स्वागत है। और हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी वीडियो के माध्यम से इसको ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे। हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी उन्नति और इतनी ख्याति मिली हुई है। खेमकार सर का एक सपना था, उनका एक मोटो था, वो मोटो था ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ये सेकेंड सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं, एक क्लास शायद और बाकी होगा, तो कोशिश होगी हमारी कि इसके अलावा जो आज
15 तारीख है। 15 तारीख के बाद हम लोग 17 तारीख को एक क्लास लेंगे, वो 2 क्लास होगी, कंटिन्यूअस क्लास होगी, वो एक बार ब्रेक होकर के, और उसमें हम लोग प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे जो हमारे सेमेस्टर 2 में चरक 3 का जो प्रोटोकॉल है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक साथ ही 1 घंटे के बाद दोबारा हम लोग करके उसको खत्म करना चाहते हैं कि हम लोग 17 तारीख तक उसको समाप्त कर दें, सो दैट कि अब हमारे पास 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का ही कोर्स बाकी रह जाए। तो 2nd सेमेस्टर हम लोग 17 तारीख को समाप्त करना चाहते हैं। तो ये पार्ट 7 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके 2 चैप्टर बाकी रह गए हैं जिन पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो सुधा पाठक जी का पुनः स्वागत, और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्रीटाइज 7 में, चैप्टर नंबर 30 है। चैप्टर नंबर 30 है ना शायद? यस सर। थर्टी सर, पेज 343 यही है ना? यस सर, यही। इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने क्लास थोड़ा सा पहले कर दिया है, थोड़ा सा वर्षों को काम है, इसलिए थोड़ा सा जाना है उनको। तो हम लोग जो है अभी इसको 5-10 मिनट, हमारे सेमेस्टर में जो ज्वाइन करती हैं वो 1 ही 2 लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं सेमेस्टर में। अभी यशवती ने ज्वाइन किया था शायद, यशवती ने ज्वाइन किया, सेमेस्टर 3 की थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और सेमेस्टर 2 में है हमारी 1 ही स्टूडेंट है, लखनऊ से ज्वाइन करती हैं, तो वो हो सकता है ज्वाइन कर रही होंगे, लेकिन समय हो सकता है होने वाला है 2-4 मिनट। तो हम लोग स्क्रीन मीडियम पे, ये यूट्यूब में जाएगा, इसलिए हम लोग चिंता की बात नहीं। चले हम लोग आगे शुरू करें। यस मैडम। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। साथियों, हम लोग अपने पीसीएम में ट्रीटाइज 7 में एक अत्यंत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्प्लीन मेरिडियन, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो अभी तक ये टीसीएम के थ्रू हमने ये जान लिया है कि स्प्लीन कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, और जब यह इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो इसके मेरिडियन, इसके पॉइंट्स, इसके फंक्शन, इसमें आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर ये सही ढंग से काम नहीं करता है तो ह्यूमन में होने वाले प्रॉब्लम्स भी उतनी, डिजीजेज भी वैसी उसी तरह से होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर पर आने से पहले थोड़ा सा मैं इसका स्प्लीन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में 2-4 लाइनें कुछ चर्चा करना चाहूँगी। स्प्लीन या प्लीहा, जिसको कि हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, यह हमारे पेट के, हमारे एब्डोमेन के ऊपरी बाईं ओर रिब केज में पसलियों के नीचे स्थित रहता है। बाईं तरफ स्प्लीन सिचुएटेड, लोकेटेड रहता है, बाईं तरफ पसलियों के नीचे स्थित होता है। एक छोटा सा मुट्ठी के आकार का ही यह एक ऑर्गन है। इतना इम्पोर्टेंट, अभी हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा मुट्ठी के आकार का ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है। इसके अलावा पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं, आरबीसी को भी, पुरानी जो खराब हो गई हैं उसको हटाता है बॉडी से। बैक्टीरिया के जो कि बॉडी में इन्फेक्शन का कारण होता है उनसे भी लड़ता है, और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी को भी बनाता है। इसके अलावा यह लिम्फेथेटिक सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने जो बीएचपी में पढ़ा था लिम्फेथेटिक सिस्टम, उसका भी यह स्प्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अगर स्प्लीन सही है, सही वर्क कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल प्रॉपर और सही मजबूत रहता है। यह अभी हमने आकार में देखा था कि मुट्ठी के आकार का होता है, और इसका कलर या भूरे रंग का ऑर्गन होता है। इसका वेट 130 से लेकर 140 ग्राम तक होता है। मुट्ठी के आकार का, ब्राउन कलर का, और 130 से 40 ग्राम वेट में स्प्लीन होता है। इसकी बनावट एक स्पंज की भांति होती है, जैसे हमने स्पंज देखा है उसी तरह से स्प्लीन की बनावट होती है। अगर बीएचपी के दृष्टिकोण से हम स्प्लीन के कार्य को देखें तो इसका मेन काम है पैंक्रियाज की हेल्प से भोजन का ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना। पैंक्रियाज की हेल्प से भोजन जो हम लेते हैं, इंटेक करते हैं, उसको, फूड को ट्रांसपोर्ट करना और पूरे बॉडी में उससे बनने वाली की ब्लड उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। इसके अलावा हेल्दी डब्ल्यूबीसी को भी यह बनाता है, वाइट ब्लड सेल को भी बनाता है।
तथा अनहेल्दी आरबीसी को नष्ट करने का काम करता है। जब भोजन को पचाने में अधिक ब्लड की आवश्यकता जब होती है, जब कभी भी भोजन करें और उसमें अधिक ब्लड की आवश्यकता होती है, तो यह स्प्लीन के माध्यम से ही वह अधिक ब्लड की जो जरूरत होती है उसको वह अधिक ब्लड को प्रोवाइड कराता है। या यूं कहें कि स्प्लीन इंटेस्टाइन के लिए ब्लड के भंडार का काम करती है। इंटेस्टाइन में जब भोजन पचता है, डाइजेशन के समय में जब ब्लड की जरूरत होती है, तो ऐसे में स्प्लीन उसके ब्लड के भंडारण का काम करता है और जरूरत पड़ने पर वह स्प्लीन ये इंटेस्टाइन को ब्लड प्रोवाइड कराता है, ब्लड उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इसका मुख्य कार्य है ब्लड का फिल्ट्रेशन, इन्फेक्शन से बचाव, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को यह बूस्ट करता है। ब्लड सेल्स का भंडारण करता है, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। अब इसके अलावा इससे में होने वाली बीमारियों के बारे में देखते हैं। यह अपने पेयर ऑर्गन स्टमक संबंधित बीमारी, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है, इसका हम जानते हैं पेयर ऑर्गन स्टमक है, हम सभी जानते हैं। तो इससे रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, इसके अलावा खून में खराबी होता है, उससे लड़ने उसकी वजह से जो परेशानी होती है, डिजीज होता है स्प्लीन में जो डिजीज होता है, इंडाइजेशन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जितनी प्रॉब्लम होती है, अगर स्टमक में भोजन सही ढंग से नहीं पचे तो ऐसे में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी इसका रोल रहता है। स्किन डिजीज या ओबेसिटी, जलोदर या सूजन, इन्फ्लामेशन होता है, इम्यून सिस्टम का ह्रास होता है, ऐसे कंडीशन में इससे रिलेटेड बीमारी, उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। इसके अलावा नाभि क्षेत्र का इम्बैलेंस होना, नेवल का इम्बैलेंस हो जाना, इसमें भी स्प्लीन की डिजीज का मुख्य रोल रहता है। एनीमिया, डायबिटीज, अतिसार एवं कब्ज, डायरिया हो या कंस्टिपेशन हो, इसमें भी रोल रहता है। खास रोग, श्वास का रोग, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इसका रोल रहता है। अनिद्रा हो या भूख की कमी हो, एक्जिमा, अजीर्णता, तो ढंग से नहीं पचना, स्वेलिंग इन स्प्लीन में अगर स्वेलिंग हो, यह भी स्प्लीन की बीमारी का है। या स्प्लीन का आकार में या स्ट्रक्चर में इसका बढ़ जाना, जिसको कि हम लोग स्पेसिफिक टर्म देते हैं स्प्लीनोमेगाली। दर्द होना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, स्टमक में दर्द होना, स्प्लीन के एरिया में दर्द होना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, तो ये सारी प्रॉब्लम बीमारी थी स्प्लीन से रिलेटेड। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि स्प्लीन में टीसीएम में, स्प्लीन मेरिडियन में टोटल 21 पॉइंट होते हैं, और इसका बैक सू पॉइंट होता है लिवर 3, इसका फ्रंट सू पॉइंट लिवर 3 होता है, और बैक सू पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर 20 होता है। और हम यह भी जानते हैं कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट इसका SP3 होता है। जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, जब हम भोजन लेते हैं, तो वह भोजन स्टमक में जाता है, ग्रास नली से होते हुए, ओजोफेगस से होते हुए वह स्टमक में जाता है, जहां पर कि यह भोजन पचाया और सड़ाया जाता है। इसके बाद इस पचे हुए भोजन को स्प्लीन रूपांतरित कर फूड की बनाता है, यह पचाकर इसको फूड की बनाता है, और यही फूड की ऊपर लंग्स में जाकर गैदरिंग की बन जाती है। लंग्स में जाकर वहां ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह गैदरिंग की का काम करती है, और वहां से फिर हार्ट में जाकर के फूड की ब्लड में रूपांतरित हो जाती है। तो यह जब स्प्लीन फूड की बनाता है, तो इसका प्रोडक्शन होता है, इसके प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं इसमें। यह स्प्लीन इन फूड की स्प्लीन के माध्यम से बनने वाला फूड की बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को अलग अलग करके अलग अलग बॉडी में जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ जो चेस्ट की तरफ गैदरिंग की जाती है, इसके रूप में गैदरिंग की के रूप में ऊपर की तरफ भेजती है, और इसे ही पावर ऑफ राइजिंग भी कहते हैं। गैदरिंग की के अलावा इसको पावर ऑफ राइजिंग भी कहते हैं। इसके बाद अगर स्प्लीन की ऊपर की तरफ बहती है, तो वह राइजिंग की एक स्ट्रेंथ, एनर्जी के रूप में, की के ऊर्जा के रूप में काम आती है। और अगर यही स्प्लीन की नीचे की तरफ जाती है, तो वह किसी व्यक्ति में अगर नीचे की तरफ जाने लगती है, तो वह उस व्यक्ति में डायरिया का रूप लेती है, डायरिया की शिकायत उस पेशेंट के अंदर आता है।
स्प्लीन हर ऑर्गन को होल्ड करते, ये हमने बार बार सुना है, स्प्लीन हर ऑर्गन को होल्ड कर अपने स्थान पर रखता है तथा इसका अन्य कार्य ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तो इस तरह से कुछ बातें हमने बीएचपी और टीसीएम के रूप में देखा है। अब हम देखते हैं अपने बुक में चैप्टर नंबर 30, स्प्लीन मेरिडियन, ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीन डिजीज इन चाइनीज एक्यूप्रेशर। प्लीहा, स्प्लीन के मुख्य कार्य। स्प्लीन का प्रमुख कार्य भोजन एवं द्रवों का पाचन करना तथा उन्हें शरीर में इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भेजना होता है। अतः स्प्लीन की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी आने पर भोजन की पाचन क्रिया में गड़बड़ी आकर निम्नलिखित ये सारे प्रॉब्लम डिजीज के रूप में नजर आते हैं, जिसमें पहला है पेट का भारीपन अथवा तनाव लगना, भूख का कम हो जाना और पतले दस्त का आना, पतले दस्त, डायरिया का आना, पतले दस्त का आना। फिर इसका दूसरा प्रमुख कार्य है भोजन की ऊर्जा फूड की को संपूर्ण शरीर में, खासकर हाथों और पैरों में भेजता है, संपूर्ण शरीर में भेजता है और खासकर यहाँ ये मेंशन किया गया है कि खासकर हाथों और पैरों में भेजता है। इस प्रक्रिया में व्यवधान आने पर सब समय थकावट लगने का लक्षण लगता है और ऐसा स्प्लीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो अगर किसी पेशेंट में हमेशा भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही हो और उसके बाद हमेशा पर लेटे रहने का मन करता हो या थकावट लगती हो, तो ऐसे में हम समझेंगे कि उसमें स्प्लीन की डिफिशियंसी के लक्षण हैं। फिर स्प्लीन का तीसरा प्रमुख कार्य है रक्त के सफेद कण, व्हाइट ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण, आरबीसी आदि सबका नियंत्रण करना। स्प्लीन की ऊर्जा की डिफिशियंसी से रक्तस्राव होता है, अतः शरीर में कहीं भी अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो थेरेपिस्ट को, उपचारक का ध्यान सर्वप्रथम स्प्लीन की डिफिशियंसी पर जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी ने बार बार पढ़ा है कि स्प्लीन हर एक चीज को होल्ड करता है। तो होल्ड करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ऑर्गन को होल्ड कर रहा है, उसका फंक्शन सही ढंग से चले, उसके फंक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो, की का सब जगह संतुलन बना रहे, ये सभी देखना, यह सभी स्प्लीन के काम के अंतर्गत आता है। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऐसे में कहीं भी रक्तस्राव होने लगेगा, तो यह स्प्लीन की डिफिशियंसी को दिखाता है। अब है स्प्लीन के रोगों के कारण। बाहरी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी का आक्रमण। बाहरी आर्द्रता हमने इससे पहले भी स्टमक वाले चैप्टर में देखा था कि स्टमक को कोल्डनेस पसंद है या वेटनेस पसंद है और स्प्लीन को ड्राइनेस पसंद है। तो ऐसे में ह्यूमिडिटी का अगर आक्रमण होता है, बाहरी आर्द्रता से स्प्लीन प्रभावित होती है। अतः वातावरण युक्त स्थान में रहना, आर्द्र वातावरण युक्त स्थान में रहना, सीलन भरे घर में रहना, कोहरे युक्त पहाड़ों पर रहना, तैरते रहना, तैरने अथवा कसरत के बाद गीले वस्त्र पहने रहना, गीले स्थान पर बैठना आदि, इन सभी के कारण हमारा स्प्लीन प्रभावित होता है। मासिक धर्म के समय तथा प्रसव के बाद महिलाओं में बाहरी आर्द्रता का आक्रमण होता है। बाहरी आर्द्रता के आक्रमण से निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये हमने देखा, बाहरी आर्द्रता का अटैक अगर होता है, आक्रमण होता है, तो इससे स्प्लीन प्रभावित होता है। और उसके बाद जो भी हमें लक्षण नजर आते हैं वह है पेट में अफरा का होना, पेट का फूल जाना, भूख की कमी होना या नौजिया या उबकाई आना, शरीर में हमेशा भारीपन लगते रहना, जीभ पर सफेद परत का चढ़ जाना या फिसलती हुई नब्ज, पल्स अगर हम देखेंगे तो वह फिसलती हुई हमें महसूस होगी। फिर बाहरी आर्द्रता दो प्रकार की होती है। बाहरी आर्द्रता में भी दो प्रकार का है। पहले बाहरी आर्द्रता के कारण ये सारे लक्षण आएंगे, और बाहरी आर्द्रता जिसका कि अटैक होगा वह दो तरह का होगा। पहला है डैम्प हीट इन्वेशन, डैम्प हीट इन्वेशन, गर्म आर्द्रता का आक्रमण। तो गर्म आर्द्रता का मतलब यह होता है कि डैम्प हीट एक मतलब मौसम के कारण उत्पन्न हुआ एक ऐसा कंडीशन होता है जो एटमॉस्फेयर में अत्यधिक गर्मी के साथ साथ हवा में, गर्मी तो हो ही एटमॉस्फेयर में, उसके साथ साथ हवा में नमी भी बहुत ज्यादा रहती हो, गर्मी के साथ साथ नमी भी हो, तो इसकी वजह से जो हमारा वहां का एटमॉस्फेयर का जो सिचुएशन बनता है उस कंडीशन को डैम्प हीट कंडीशन कहते हैं। और यह एक अत्यंत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि नमी की वजह से पसीना निकलकर वाष्पित नहीं हो पाता है, पसीना उड़ नहीं पाता है, जिससे हम बहुत बार सुनते हैं चिपचिपी गर्मी है, बड़ा एनोइंग होता है, इससे शरीर ठंडा नहीं हो पाता है। गर्मी में जो पसीना निकलने की वजह से हम लोग को ठंड का आभास होता है, वैसे में शरीर से या पसीना से भाप नहीं निकल पाता है और हमें ठंड नहीं हमें फील हो पाता है। तो यह कंडीशन होगा डैम्प हीट का कंडीशन।
दूसरा है कोल्ड हीट। तो यह कंडीशन है अगर नम ठंडा ठंडी आर्द्रता का आक्रमण। यह एक ऐसी स्थिति है, यह जस्ट उसका अपोजिट है, डैम्प हीट का अपोजिट है। ऐसी स्थिति में एटमॉस्फेयर में बहुत ठंड के साथ साथ अगर नमी हो, ठंड भी हो और साथ साथ नमी भी हो, तो इसकी वजह से वह ठंड जो हमें पहले से ठंड लग रही है और नमी की वजह से और भी ज्यादा ठंड हो जाएगा, जिसके कारण शरीर में भारीपन, सुस्ती और शरीर की हर एक जॉइंट में हमने देखा है कि ठंड के कंडीशन में जॉइंट पेन, ये सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसका रीजन यही होता है। तो शरीर में हर एक जॉइंट में पेन का भी यह कारण होता है, डैम्प कोल्ड इन्वेशन। फिर है मानसिक प्रभाव के कारण। मानसिक प्रभाव का कारण होता है इसमें अधिक सोचना। पहला तो हमने देखा बाहरी आर्द्रता की वजह से स्प्लीन में बीमारी होती है, स्प्लीन की बीमारी होती है। फिर दूसरा है मानसिक प्रभाव के कारण ज्यादा सोचना। इसमें आता है अगर कोई पेशेंट ज्यादा सोच रहा हो, ओवर थिंकिंग कर रहा हो, अनवरत अध्ययन, लगातार बैठकर पढ़ाई कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, या उठकर थोड़ी देर अपने आप को नॉर्मल नहीं कर रहा हो, लगातार पढ़ रहा हो, लगातार मानसिक श्रम करना, तो वही ज्यादा सोचना, या वही एक ही बात हुई मानसिक श्रम करना, ऐसे में होता है, मानसिक प्रभाव के कारण भी बीमार होता है। इसके बाद है कि स्प्लीन के कंडीशन में क्या खाएं या क्या ना खाएं। स्प्लीन के लिए सूखा एवं उष्ण भोजन युक्त होता है। इससे पहले हमने सुना था अभी कि स्प्लीन को ठंडा ज्यादा पसंद नहीं, गीला पसंद नहीं, ठंडा पसंद नहीं, सूखा और उष्ण भोजन पसंद है। उष्ण का अर्थ उष्ण वातावरण एवं उष्ण तासीर वाला भोजन होता है, मतलब गर्म नेचर वाला भोजन होता है। जैसे मांस, अदरक, काली मिर्च उष्ण तासीर के भोजन होते हैं। ये सलाद, फल, सब्जियां, ठंडे पेय, ठंडी तासीर के भोजन होते हैं। ये सभी ठंडी तासीर के भोजन होते हैं, जो कि स्प्लीन को नहीं पसंद है। ठंडी तासीर तथा ठंडे भोजन से अधिक प्रयोग, अगर हम अधिक इसको प्रयोग में लाते हैं तो इससे स्प्लीन क्या होता है, ढंग से काम नहीं करके कमजोर हो जाता है। तथा स्प्लीन मेरिडियन इज अ yin चैनल विद 21 पॉइंट्स। 21 पॉइंट्स होते हैं इस मेरिडियन में। सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन। अब है डिसऑर्डर होने पर, स्प्लीन मेरिडियन में अगर डिसऑर्डर होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम है। एनीथिंग कनेक्टेड विद द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क स्नायु तंत्र संबंधित कोई भी समस्या अगर होती है तो यह दर्शाता है कि स्प्लीन मेरिडियन में कोई डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होता है तो भी यह भी स्प्लीन मेरिडियन के डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। एट ऑल जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम, जितने भी जेनाइटो यूरिनरी प्रॉब्लम है उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो भी स्प्लीन से कनेक्टेड हो सकता है। एनी एब्डोमिनल एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जैसे स्टमक एक या फ्लैटुएशन अगर ज्यादा हो, कंस्टिपेशन, डायरिया, हेमोराइड्स, श्राव होना, गैस्ट्रिक ट्रबल, गैस्ट्रिक की जितनी गैस्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये सारी प्रॉब्लम आती है तो यह अगर मिलती है तो यह दिखाता है कि स्प्लीन मेरिडियन में डिसऑर्डर है। तथा पेट, आंतों की गड़बड़ी, जैसे पेट, अधोवायु, कब्ज, पतले दस्त, बवासीर, गैस्ट्रिक गड़बड़ियां या अनियमित मासिक होना। फिर है इसमें है हाइपर, दो तरह के अगर डिसऑर्डर आते हैं तो वह हाइपर और हाइपर एक्टिव स्प्लीन के भी लक्षण हो सकते हैं, या हाइपो एक्टिव स्प्लीन के लक्षण हो सकते हैं, जिसमें कि स्प्लीन का बहुत ज्यादा एक्टिव होना हाइपर एक्टिव है। इसमें भूख का बढ़ जाना, शरीर का सुस्त पड़ जाना, भूख भी बढ़ जाए और शरीर सुस्त रहे, जिसकी वजह से लेटे रहने का ही हमेशा मन करे। फिर दूसरा कंडीशन है हाइपो एक्टिव स्प्लीन के लक्षण। इसमें है मीठा खाने का मन करे। अगर मीठा, वैसे भी हम जानते हैं कि स्प्लीन को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, और अगर मीठा अगर ज़्यादा खाने का मन करे या नीचे से दुर्गंधित वायु निकलने के कंडीशन में हम समझेंगे कि स्प्लीन हाइपो एक्टिव स्प्लीन के यह लक्षण है। स्मरण शक्ति का घट जाना, याददाश्त घट जाए, या पैरों का कम काम करना, पैर में बहुत ज़्यादा जान नहीं लगना या उसका कम काम करना। इसके बाद है स्प्लीन डिफिशियंसी टाइप की जो संबंधित जो रोग होते हैं, अभी हमने कुछ देखा था, उसके बाद अभी जो हमने रोग देखा था उसके टाइप्स दिया गया है कि वो किस कैटेगरी में, किस टाइप में आता है। तो पहला है स्प्लीन की डिफिशियंसी। स्प्लीन की डिफिशियंसी के केस में कुछ प्रॉब्लम होंगे। स्प्लीन यांग डिफिशियंसी, जिसको कि आगे हम चार्ट में देखेंगे। स्प्लीन यांग ये पूछे जो लोग सुन रहे हैं, ये जो ऊपर अभी जो बताया आपने कि इसको उसमें जोड़ते हैं ब्रेन के साथ। यस सर। प्रभाव में लगातार मानसिक अनवरत अध्ययन, ज्यादा सोचना और ब्रेन के साथ जोड़ा गया है। कोई भी सिम्टम जो है मस्तिष्क वाला, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन,
इसमें कोई प्रॉब्लम हो या स्पाइनल प्रॉब्लम हो, तो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम अगर हो तो स्पाइनल भी होगी और वो ब्रेन की भी दोनों होगी। फिर जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे ये स्प्लीन मेरिडियन जाती कहाँ से है, पैरों से जा रही है और अल्टीमेटली हमारी आती है और एक्जिला के आसपास आती है, यही तो हम लोग देख रहे हैं। तो स्प्लीन मेरिडियन, तो यानी आपको जेनेटो यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए एब्डोमिनल, क्योंकि वहीं से पास हो रही है, याद करिए कि ये पास कहाँ से हो रही, तो एब्डोमिनल से, और बीच के हम लोग ट्रिपल वार्मर में मानते हैं कि स्प्लीन और स्टमक कंट्रोल कर रहा है, इसलिए एब्डोमिनल प्रॉब्लम कोई होगी तो स्प्लीन जिम्मेदार, स्पाइनल होगी तो जिम्मेदार, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की होगी तो जिम्मेदार। तो ज्यादा सोचना, आगे लिखा हुआ है देखिए प्रॉब्लम समझिए, भूख का बढ़ जाना, भूख अगर बढ़ रही तो स्टमक और स्प्लीन जिम्मेदार है उसके लिए, पहले भूख के लिए। तो शरीर का सुस्त पड़ जाना, आपने खूब खाया तो खाने के बाद आपका लेटे रहने का मन करेगा, कोई काम नहीं करेंगे, सुस्त रहेंगे, तो ये हाइपर एक्टिव होगा। मीठा खाने का मन कर रहा, जो भी डिफिशियंसी कभी किसी चीज की होगी, तो अगर आप ये, इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट है हमारा स्वीट, और इसका स्वीट क्या है, मिठाई, तो स्वीट इसका टेस्ट होता है। तो स्टमक का अगर आपको बार बार खाने का, अधिक मीठा खाने का मन करता हो, भले ना खाते हो आप, लेकिन अगर मन कर रहा है, इसका मतलब कि कहीं कहीं स्प्लीन में डिफिशियंसी आ रही है। दूसरा, दुर्गंधित अपान वायु क्यों निकलेगी, क्योंकि जब भी आप कभी कोई खाने पिएंगे तो अगर अगर आपको बैलेंस फॉर्म में है तो वो सारी चीजों को पाचन ठीक से करेगी, क्योंकि पैंक्रियाज के साथ, अभी बताया मैडम ने कि पैंक्रियाज के साथ जो पाचन की कार्य है उसको ये करती है। चाइनीज में भी देख रहे हैं यही काम कर रही है। तो दुर्गंधित अपान वायु कैसे निकलेगी, यानी पाचन कहीं नहीं हो रहा तभी तो निकलेगी। तीसरा क्या होगा, स्मरण शक्ति घटना का, विचारों के लिए ये जिम्मेदार है, तो विचारों के लिए जिम्मेदार है तो स्मरण शक्ति, ब्रेन के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहीं से ब्रेन है, तो अगर स्मरण शक्ति घट रही है तो भी इसको हम मानते हैं। इसलिए और ये स्प्लीन जो है किसका बेटा है, चक्र में बताइए। फायर का, फायर मैंने हार्ट जो है भी स्मरण शक्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ब्लड अगर कहीं ब्रेन में नहीं पहुंचाएगा तो भी स्मरण शक्ति घटेगी। और अगर फूड जो है, अब फूड की जो बनाती है स्प्लीन, ये चाइनीज के हिसाब से अगर फूड की बना कर न भेजे तो वो ब्लड ही नहीं बना पाएगा, तो भी स्मरण शक्ति घटेगी। पैरों का कम काम करना, ये आप समझिए पैरों क्यों काम करेंगे, क्योंकि पैरों से नहीं, ये मेरिडियन कहाँ जाती है, अंगूठे में है, अंगूठे में है ना ये, तो अंगूठे में है, और अंगूठे से आपके आई अंदर वाले पैरों के भाग से, है ना, अंदरूनी भाग से आती है, पैरों के अंदरूनी भाग से आकर तब ऊपर चढ़ती है और अल्टीमेटली जाती है आपके ये जेनेटो यूरिनरी एरिया से पास होती हुई और तब एक्जिला के करीब आ जाती है, यही तो हम लोग देखते हैं। तो यानी पैरों कम काम करना। मेरिडियन को सोचिए, मेरिडियन पैरों में, ये हाथों के लिए हार्ट जिम्मेदार है, लंग्स जिम्मेदार है, लेकिन पैरों के लिए स्प्लीन जिम्मेदार है, किडनी जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए हम लोग उस पर सुधा मैडम, उस पर जो इसके आगे पूरा एक्सेस वाला है उनको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दो बस। सर बस इसमें बस यही है, स्प्लीन डिफिशियंसी टाइप में स्प्लीन की डिफिशियंसी, स्प्लीन यांग डिफिशियंसी, स्प्लीन नॉट सप्लाइंग ब्लड, फिर स्प्लीन की एबनॉर्मली डिफिशियंट, अगर यह अस्वाभाविक रूप से डिफिशियंट होता है तो इसमें होता है स्प्लीन की सिंकिंग। इश्यू को पूरा जो आगे चैप्टर दिया हुआ ना, ये पूरा वो आगे है। हाँ, यही सारे पॉइंट्स को नेक्स्ट पेज में सारा समझाया गया है चार्ट के माध्यम से। तो अब हम इसको देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लीन डिफिशियंसी टाइप डिजीज। इसमें सबसे पहले है रोग के प्रकार, जिसमें है स्प्लीन की डिफिशियंसी। स्प्लीन की डिफिशियंसी की वजह से रोग के लक्षण होंगे, भूख ना लगना, खाने के बाद पेट में भारीपन होना, थकान लगना, हाथ पैर में कमजोरी का लगना, आलस और सुस्ती लगना, उबकाई आना और छाती व अधिजठर में भारीपन लगना, मतलब पूरा अफरा की स्थिति लगना। और इसमें वर्ण या नौजिया भी जोड़ा गया है, स्टमक और स्प्लीन के साथ नौजिया भी जोड़ा गया। देखिए, उबकाई आना पहला सबसे बड़ा सिम्टम इसका, भूख न लगना पहले, अगर और खाने के बाद पेट में भारीपन, ये स्टमक और स्प्लीन दोनों का जिम्मेदारी है कि भूख लगनी चाहिए। अगर नहीं लग रही है
और भारीपन आ रहा है, खाने के बाद पेट में भारीपन, यानी स्प्लीन अपना काम नहीं कर रही है, तो ये उसका मतलब हुआ, तो ये डिफिशिएंट है। थकान लगना, थकान क्यों, थकान पहला पहला सिम्टम बताइए कि क्यों थकान, आप लोग बताइए, थकान पहला ही क्या है, बोलिए, समझने हिसाब से कुछ गलत सही कुछ बोलिए, थकान क्यों लग रही है? सर खाना नहीं खा रहे हैं तो फूड चीज नहीं बनेगी। हाँ एग्जैक्टली, फूड की बनाने की जिम्मेदारी स्प्लीन की है। आपने खाना, भूख तो लगी नहीं तो आपने खाना भी नहीं खाया, दूसरा भूख लग गई तो खाने के बाद पेट, अगर भूख आपने खाया भी तो खाने के बाद पेट में भारीपन, यानी पाचन नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ, तो डाइजेशन नहीं हुआ तो डाइजेशन का मतलब क्या, इसके चाइनीज में क्या है डाइजेशन का मतलब, कि डाइजेशन का मतलब चाइनीज में है कि आप उससे फूड की बना दीजिए, फूड से, और अगर आप फूड की बनाए नहीं आपने तो वो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगी, उधर लंग्स एनर्जी नहीं बना पाएगा, उधर वो ब्लड नहीं बना पाएगा, तो ब्लड और ये सब एनर्जी की ही तो पैटर्न है। तो अगर आपने ब्लड नहीं बनाया तो भी थकान लगेगी, अगर आपने एनर्जी जो लंग्स बना रहा है और वो उसके साथ साथ लिक्विड भी ट्रांसफर कर रहा है बॉडी में, तो दोनों चीजें कम हो जाएंगी, लिक्विड भी कम होगा, एनर्जी भी कम होगी, ब्लड भी कम होगा, तो ताकत कहाँ से आएगी, तो थकान लगेगी। तब फ्लेम का भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा फ्लूइड का ना। यस एग्जैक्टली। और हाथों पैरों में कमजोरी, तो वो हाथों पैरों कमजोरी, हाथों में तो उतने नहीं, पैरों में अधिक महसूस होगी। हाथों में इसलिए कह दिया कि क्योंकि वो सप्लाई कर रही है पूरे शरीर को, तो हाथों में कमजोरी है, लेकिन मेन पैरों में आएगी। आलस सुस्ती इसीलिए है, लेकिन आपके पहला फंडामेंटल जो पहले महत्वपूर्ण है वो भूख न लगना, खाने के बाद भारीपन और थकान, बस ये तीन चीजें हैं। उबकाई लगे न लगे, उबकाई तो दूसरा कारण से लग सकती है, लेकिन ये जो है तीन कंडीशन अगर आप हो तो आप मान के चलिए कि हम लोग जो है इस पर सफल है, हम समझ जाएंगे कि स्प्लीन डिफिशियंसी है। ठीक मैडम, आगे आगे। फिर इसमें वर्ण या रंग नजर आएंगे, स्प्लीन की डिफिशियंसी की वजह से पीला वर्ण नजर आएगा। पीला फिर है माने, पीला माने पीला, येलोइश माने सर अर्थ येलो कलर होता है ना उसका। भाई रक्त नहीं है तो फ्लेम भी बन गया है तो रक्त कम होगा तो वो रक्त वाली, हम लोग कहते हैं जर्द चेहरा, जर्द माने पीला चेहरा, तो जर्द चेहरा मतलब ये नहीं है कि आपको केवल पीला, एक और कारण से होता है पीला, किसी बीमारी की वजह से पीलिया की वजह से, पीला या पीत वर्ण का मतलब कि आपका चेहरा जर्द लगेगा, यानी लगेगा ब्लड कम है, ये उसका अर्थ है। ठीक, चलिए पतले दस्त, दस्त, पतला दस्त होता है स्प्लीन की डिफिशियंसी की वजह से। के पास एनर्जी नहीं है, यस सर, उसको ऊर्जा को ऊपर भेजना है, ऐसे समझिए, उसको ऊर्जा को ऊपर भेजना है, ऊर्जा भेज नहीं पा रही, नीचे चली जा रही है, तो यानी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। ठीक, फिर नब्ज, इसमें नब्ज रिक्त नजर आएगा, मतलब फील होगा। इसमें जीभ में पीली अथवा सामान्य पुराने रोगों में किनारे फटे होते हैं। अगर पुराना रोग है तो उसमें किनारे फटे होंगे जीभ के। इसमें जीभ के साइड में स्वेलिंग आ जाती है, ऐसे जीभ के बीच के पास के किनारे में भी होता है। जीभ में छोटा आड़ा क्रैक भी आ जाता है तथा पूरी जीभ के साइड में स्वेलिंग आ जाता है। तो लीवर यांग और लीवर फायर का भी इसके साथ, स्प्लीन की डिफिशियंसी के साथ साथ हमें ये सारे कंडीशन में लीवर यांग या लीवर फायर का भी हमें उपचार देना चाहिए। फिर इसमें है फिर रोग के कारण, अधिक ठंडे अथवा एवं कच्चे भोजन जैसे सलाद आदि अत्यधिक सेवन करने से स्प्लीन की पाचन शक्ति प्रभावित होती है। अनियमित समय पर भोजन करना अथवा अत्यधिक भोजन करने से भी स्प्लीन की ऊर्जा घट जाती है। बहुत कम भोजन कर लेना अथवा भोजन में प्रोटीन की कमी से भी स्प्लीन डिफिशिएंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोचना अथवा मानसिक तनाव से भी स्प्लीन डिफिशिएंट हो जाता है। और विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, व्यापारियों आदि में ज़्यादा समय तक मानसिक कार्य करने से स्प्लीन डिफिशिएंसी हो जाती है। यह खासकर तब ज़्यादा नुकसानदायक होता है जब जल्दी भोजन करना तथा खाते ही काम पर लग जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही है कि अगर तेजी में भोजन करे चाहे या मतलब लगातार काम करते रहे तो ऐसे में स्प्लीन की डिफिशिएंट हो जाता है। फिर इसमें जलवायु का प्रभाव होता है, अधिक समय तक नमी में रहने से स्प्लीन की डिफिशिएंट हो जाता है। पुराना रोग,
रोग जैसे जैसे पुराना होता जाता है, स्प्लीन की घट जाती है तथा बढ़ता जाता है और लगातार खांसी कफ बढ़ता रहता है और लगातार खांसी आने लगती है। हम जानते हैं कि कफ बनाने का, बलगम बनाने का ज़्यादा काम ये स्प्लीन के माध्यम से होता है, और अगर पुरानी होगी बीमारी तो उसमें कफ बढ़ जाएगा और खांसी लगातार बनी रहेगी। तो इस ऐसे कंडीशन में इन सारे प्रॉब्लम का जब सिम्टम नजर आएगा तो इसको प्रोटोकॉल देंगे हम SP3, SP6, CV12, ST36, UB20 एंड 21 सारे पॉइंट्स को हम टोनिफाई करेंगे, जिसमें कि हमने देखा UB20 बैक्सू पॉइंट है, और इतना ही UB20 बैक्सू पॉइंट ऑफ नहीं UB21 बैक्सू पॉइंट ऑफ स्टमक है, और UB20 बैक्सू पॉइंट ऑफ स्प्लीन है। इसके बाद SP6 ब्लड से रिलेटेड किसी भी बीमारी की हम यूज करते हैं। मैं बता दूं, ऐसा देखिए डिफिशिएंट है, देखिए डिफिशियंसी का पॉइंट है। उधर स्टमक में भी आप पढ़िएगा तो स्टमक में बताया था मैडम ने पिछली बार कि जब कभी स्टमक में आपको कोई बीमारी हुई, अभी मान लीजिए कोई रोग हो गया, आपने एंटीबायोटिक खाया, एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दिया, मान लीजिए 7 दिन के लिए दे दिया, फिर उसके बाद आपने जो है आप ठीक हो गए, तो अब ठीक तो हो गए लेकिन उसने स्टमक को डिफिशिएंट कर दिया। उसका लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक के प्रयोग के सेवन से आपको स्टमक की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आप डिफिशियंसी का इलाज करना है। अब कैसे, देखिए वहां भी, यहाँ देखिएगा पॉइंट, देखिएगा यहाँ के पॉइंट, वहां क्या पॉइंट होता, अगर स्टमक की, हम लोग जानते हैं स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे बढ़िया पॉइंट स्टमक का बताइए, एक सिंगल पॉइंट हम लोग पढ़े हुए हैं, ट्रेटाइज 1 में चौथा 36 यस ST36 पहला पॉइंट ST36 है। तो यानी स्टमक की कोई प्रॉब्लम होगी तो ST36 को आप करेंगे। फिर हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि स्टमक के 3 पॉइंट होते हैं। स्टमक सीवी मेरिडियन के बिल्कुल बगल में है, याद करिए, सीवी मेरिडियन जा रही हूं और स्टमक लेफ्ट में है, तो सीवी मेरिडियन के 3 पॉइंट हैं जो उससे स्टमक का मान लीजिए आकार जे का यूज तरह मान लीजिए। अब इस आकार में किसी भी ऑर्गन में 3 पॉइंट होंगे, मान लीजिए अगर किसी में ऑर्गन में 3 पॉइंट हो तो बीच वाला पॉइंट अधिक इंपॉर्टेंट है, याद करिए 10, 12, 13। हाँ तो सीवी 10, वो नीचे 10 और 12 और 13, तो यानी बीच में कौन सा है 12, 12। लोग हमेशा मानते हैं ना कि किसी मेरिडियन में बीच का मेरिडियन इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे ही आप समझिए वहां भी एक किसी ऑर्गन में 3 पॉइंट हो, आपको न मालूम हो कि ऊपर अभी प्रॉब्लम है कि नीचे है, तो आपको बीच वाले पर आप बिल्कुल समझ के लगा दीजिए। तो CV 12 एक पॉइंट है, तो स्टमक के पॉइंट कितने हुए, स्टमक के 36 और CV 12। अच्छा वहां जब करते तो आपके पास क्या, एक CV6 एक पॉइंट है ऊर्जा को बढ़ाने वाला, और एक हमारा बैक्सू पॉइंट क्या करता है, हमेशा एनर्जी को बढ़ाता है। क्यों कहता है, यांग है, क्या है, यांग है, बोलिए। यस सर, जी सर, यांग है सर। तो ऐसे करते हैं हम लोग, तो चौपाई की तरह तो कहते हैं तो यांग है, तो यांग में, यांग माने एनर्जी वाला, यांग माने फंक्शन वाला, तो फंक्शन के लिए तो वहां हम लोग अगर यूज करते तो पहला पॉइंट ST36, दूसरा पॉइंट CV 12, तीसरा पॉइंट हम लोग यूज करते कौन सा, बोलिए UB 21 है ना उसका बैक्सू पॉइंट, और चौथा पॉइंट हमारे पास स्प्लीन का, वो सॉरी कंसेप्शन वेसल का 6 पॉइंट हमारे पास है। तो 4 पॉइंट के सहारे वहां आप बढ़िया अपने पॉइंट को ठीक कर सकते थे वहां। अब यहाँ क्या देखिए, यहाँ भी मोर और लेस उसी तरह का है, यहाँ पर 3 स्प्लीन के और 3 स्टमक के। देखिए स्टमक के पॉइंट कौन कौन, CV 12, ST36, ये दोनों स्टमक के पॉइंट है, और UB 21, तीनों स्टमक के पॉइंट हो गए। और स्प्लीन के कितने पॉइंट हैं, SP3, SP6 और UB 20, तो 3 स्प्लीन के 3 स्टमक के। इन आप ऐसे समझिए और बस तुरंत लगा जाइए। ये पॉइंट समझने का कि हम अगर स्प्लीन की प्रॉब्लम आ रही है तो स्प्लीन और स्टमक दोनों को लेके चलना है, 3 पॉइंट दोनों के ले लीजिए। बैक्सू पॉइंट हमेशा एनर्जी के बढ़ाने के लिए यूज करिए। चलिए मैडम, ठीक है। इसके साथ साथ फिर है उपचार का जो प्रभाव आएगा वह है
CB12 पर अगर उपचार देने से स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ती है और आमाशय में रुका हुआ ठीक भोजन है, नीचे तो की हो गया, तरफ हो प्रवाहित गया, करता है। हो गया, हो गया, आगे आगे। फिर तो दूसरा है हमारे पास, अगर स्प्लीन यांग डिफिशिएंट हो तो ऐसे में रोग के लक्षण आएंगे, भूख ना लगना, खाने के बाद पेट में भारीपन लगना, थकान लगना, हाथ पैर में कमजोरी का लगना, ठंड कर लगना और हाथ पैर में हाथ पैर का ठंडा हो जाना और दोनों में अंतर बढ़ देखिए, जाना। स्प्लीन की डिफिशियंसी स्प्लीन यांग में, तो बस अंतर देखिए, पहले 4 पॉइंट बराबर है, बराबर, बोलिए, देखिए, पहले बताइए, तुरंत बताइए, ठीक है 4 पॉइंट बराबर हो हम्म, गए। 5वें पॉइंट में ठंड लगना, स्प्लीन यांग डिफिशियंसी है, यांग डिफिशियंसी माने गर्मी कम हो गई हम्म, तो ठंडक लगेगी। याद करिए ना, कौन सा उसको बोलते हैं, एम्प्टी एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट। हाँ, तो एम्प्टी हीट, अब वो एम्प्टी हीट या एम्प्टी कोल्ड जो भी कह लीजिए, एम्प्टी कोल्ड कंडीशन है, एम्प्टी ठंड कोल्ड हुआ लगी, सर ये। ठीक है। तो एम्प्टी कोल्ड मतलब ठंड लगने लगी, क्योंकि स्प्लीन यांग डिफिशिएंट है तो ठंड लगी, और इसीलिए हाथ पैर ठंडे हो जाना, बस 2 अंतर है, और सब वही चीजें हैं, भूख न लगना, पेट में भारीपन, थकान लगना, हाथों पैरों में कमजोरी, की में और यांग में, इसलिए कि यांग और इन का रिलेशनशिप है, तो ये ठंड लगेगी आपको, तो ठंड लगे तो समझ जाइए कि ज्ञान है। चलिए आगे। इसमें वर्ण नजर आएगा, पीत वर्ण, पीला वर्ण, और दस्त, पतले दस्त होंगे, कमजोर नब्ज, जिसमें कमजोर, धीमी और गहीर फील होगा। फिर है जीभ, जीभ में पीली, गीली और सूजी होगी, पीली होगी, गीला होगा और सूजा हुआ, फुला हुआ होगा। फिर इसमें है रोग के कारण, रोग के लक्षण सामान्यतः वही होंगे जो स्प्लीन की डिफिशियंसी के होंगे, जैसे कि अभी सर ने बताया, स्प्लीन की डिफिशियंसी के लक्षण ही इसमें भी होंगे। दोनों में केवल एक अंतर होता है कि स्प्लीन यांग डिफिशियंसी ज्यादातर ठंडे एवं नम वातावरण के कारण होता है। इसमें रोगी को ठंड के कारण सिहरन होती है तथा हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। जब रोगी के पैर ठंडे हो जाए तो स्प्लीन यांग डिफिशियंसी का उपचार करने से उसे लाभ मिलेगा। इसमें रोगी के चर्म के नीचे सूजन आ जाती है, जिसके कारण स्प्लीन यांग डिफिशियंट हो जाता है। और इसके बाद इसमें है पुराना अगर रोग हो, रोग होने पर स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, जिसमें कि स्प्लीन यांग डिफिशियंसी का हमें उपचार देना चाहिए। इसमें उपचार देंगे SP3, SP6, SP9, CB9, CB12, ST28, ST36, UB20, UB21, UB22 और लीवर 13। इसमें यूज मोक्सा भी कर सकते हैं। और उसके बाद है सेडेट, SP9, CB9, ST28, UB22 इन केस ऑफ ह्यूमिडिटी टोन इन ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे सिवाय ST28, UB22, SP9 और CB9, इन ये सबको वाले 3-4 पॉइंट को सेडेट करेंगे। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाले 4 पॉइंट कौन से पॉइंट है जो बार बार बताए जाते हैं, आप लोग बताइए। सर ये वाटर का पॉइंट है। यस एग्जैक्टली, सारे लोग बताते हैं ना कि यही Yes, वाले, sir. कल परसों बताए थे, यही वाले पॉइंट बताए थे, SP9, CB9, ST28, ये वाली, यानी Yes, sir. यहाँ पर क्या है, स्प्लीन यांग डिफिशियंसी, यानी कौन बढ़ा क्या है, यांग बढ़ा है कि इन बढ़ा है, आप मत इन बताइए। बढ़ा है सर। इन बढ़ा है ना, तो इन माने क्या हुआ, माने तरल, इन माने ठंडक, तरल, इन माने ठंडक, ठंड है। यानी तरल बढ़ गया होगा ना, और इसीलिए बढ़ गया, तो इन माने स्ट्रक्चर भी है, याद करिए, यस इन सर। माने स्ट्रक्चर, तो स्प्लीनोमेगाली स्ट्रक्चर बदल गया, यस सर। ठीक है, इन बढ़ गया तो स्ट्रक्चर बदल गया, तो स्प्लेनोमेगाली हो गई अगर पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया। और दूसरा क्या हुआ, इन्होंने कहा अगर वाटर को, अगर SP9, CB9, ST28 और UB22, ये 4 पॉइंट हैं जो वाटर को बाहर निकालते, तो इनको अगर आपने कर दिया तो और पॉइंट देखिए बचा 3, 6 और 12, CB12 बचा, और आपके पास ST36 बचा, वही पॉइंट आ गया ना, लीवर को छोड़ कर गए, सारे स्प्लीन की डिफिशियंसी के पॉइंट आ गए सर। ठीक है, चलिए, ठीक, वेरी गुड, आगे। इसके बाद तीसरा है हमारे पास स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड। हमने अभी देखा था चैप्टर की शुरुआत में, स्प्लीन कंट्रोल करता है ब्लड को, लेकिन अगर नहीं कर पाता है तो ऐसे में बीमारी के लक्षण आएंगे। स्प्लीन की डिफिशियंसी के लक्षण के साथ साथ
इसमें स्प्लीन जब ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो सारे लक्षण स्प्लीन की डिफिशियंसी के होने के साथ साथ चर्म पर रक्त के काले या लाल चकत्ते पड़ जाना, इसके अलावा पेशाब में रक्त का आना, दस्त के साथ रक्त का आना, अतिरज मतलब ब्लीडिंग का हो जा ये मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा होना, रक्त प्रदाह रक्त प्रदर ब्लड का ज़्यादा बहना, फिर है परप्यूरा रक्त के चकेते ब्लड का बॉडी पर रक्त के चकेते आ जाना, फिर है ब्लीडिंग एनीवेयर इन द बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह पर ब्लीडिंग हो जाना, क्योंकि इसकी वजह यह है कि स्प्लीन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसमें सारे के सारे लक्षण ब्लड के बहने से ही रिलेटेड है। फिर इसमें दस्त होगा, इसमें दस्त होगा, पीत वर्ण का दस्त होगा, नब्ज इसमें नब्ज नहीं जीभ है, इसमें महीन नब्ज होगी इसमें और पीली जीभ होगी, रंग होगा पीत वर्ण, जीभ होगा पीली जीभ होगी और नब्ज होगा इसमें पीली नब्ज होगी। और रोग के कारण होंगे, स्प्लीन में ऊर्जा घट जाने से स्प्लीन जब शरीर में रक्त का नियंत्रण नहीं कर पाता है तो शरीर में कहीं से भी रक्त स्राव या ब्लीडिंग हो सकती है। चमड़ी के नीचे रक्त स्राव होना, दस्त, पेशाब अथवा योनि से रक्त स्राव होना इसका मुख्य लक्षण है। इस रक्त स्राव का डिफिशियंट नेचर का कहते हैं, इस रक्त स्राव को डिफिशियंट नेचर का कहते हैं, जबकि इसके उल्टे रक्त में गर्मी से अगर रक्त स्राव होता है तो इसे हम एक्सेस नेचर का एक्सेस कंडीशन के रक्त स्राव कहेंगे। दोनों में अंतर करना कुशल उपचारक का काम है। तो इसमें हमें बताया है कि डिफिशियंट रक्त स्राव एक्सेस कंडीशन और डिफिशियंट कंडीशन में किस तरह से ब्लीडिंग होगा, उसमें दोनों में अंतर बताया है इसमें। और इसके लिए हम इसमें प्रोटोकॉल देंगे SP10, SP1, UB17, अप्लाई मोक्षा, और या तो मोक्षा देंगे इन तीनों पॉइंट पर या इसके अलावा या तो हम इसको टोन करेंगे। ऑल्सो ट्रीट स्प्लीन की डिफिशियंसी, और इसके साथ साथ स्प्लीन की डिफिशियंसी के जितने पॉइंट है उसको भी हम ट्रीट करेंगे। प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर भी इसका उपचार कर सकते हैं। अगर प्लेटलेट्स किसी पेशेंट में कम हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। स्प्लीन की फिर चौथे कंडीशन में आ रहा है स्प्लीन प्लेटलेट काउंट कम होंगे तो स्प्लीन की डिफिशियंसी को भी लगाइए और 3 पॉइंट और भी कर लीजिए, SP10, SP1 और UB17, ये 3 को। और स्प्लीन डिफिशियंसी तो लगाना, क्योंकि स्प्लीन डिफिशिएंट है, कंट्रोलिंग उसका पावर है, सबसे बड़ा पावर कंट्रोलिंग है। तो कैसे प्लेटलेट काउंट कम होगा तो ब्लड बाहर निकलने लगेगा, कैपिलरी से जो अपना है उससे बाहर निकलने लगेगा, परप्यूरा हो जाएगा। तो ये प्लेटलेट काउंट का ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये ट्रांसलेट कहाँ करना होगा, ये हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो तो हम लोग जो और आयुर्वेदिक में करते हैं ये भी आप उपचार कर सकते हैं कि आप स्प्लीन की डिफिशियंसी की पॉइंट लगाइए और SP10, 1, UB17 सबको टोन कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे ये नहीं नोट करेंगे तो भूल जाएंगे कि प्लेटलेट काउंट कम होगा तो आप खोजते रहेंगे कहाँ जाना है, तो आपको इस पॉइंट पर जाना है, ठीक है। चलिए आगे। 4th नंबर पर है स्प्लीन की एबनॉर्मल डिफिशियंसी या स्प्लीन सिंकिंग। स्प्लीन की सिंकिंग के कंडीशन में हमें जो लक्षण नजर आएगा वो पेट का लटक जाना, जरायु, योनि अथवा गुदा भाग का निकल आना, बियरिंग डाउन सेंसेशन इन द एब्डोमेन में ये सेंसेशन होगा। फिर है पाइल्स या वेरिकोज वेन्स या हर्निया हो जाए। फिर रिंकल्स इन द बॉडी ड्यू टू द ओल्ड एज, बुढ़ापे में कमजोरी और अपच का होना। इसके बाद हमें इसमें नब्ज नजर आएगा, रिक्त अथवा कमजोर रक्त रहेगा, जीभ पीली नजर आएगी। और स्प्लीन की इसमें कारण इसका होगा स्प्लीन की डिफिशियंसी के कारण जब स्प्लीन ऊर्जा रक्त आदि को नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित करने के अपने काम में अक्षम हो जाती है, नहीं कर पाती है, ऐसे कंडीशन में बवासीर, वेरिकोज वेन आदि हो जाता है। बार बार पेशाब का होना अथवा पेशाब को रोक न पाना भी स्प्लीन की एबनॉर्मल डिफिशियंसी के कारण होता है या स्प्लीन की सिंकिंग के कारण होता है, जिन्हें ज्यादा खड़े रहना पड़ता है उसमें यह सारे सिम्टम उभर कर आते हैं। फिर इसके बाद है जलवायु, इसमें है यस सर, नहीं इसमें आगे चलिए। यस सर इसमें है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक बीमारी है जिसमें आपको सारे ऑर्गन लटक जाते हैं, मतलब पलके वलके भी लट जाते हैं। तो ये माइस्थेनिया देखिए
अभी पहले स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड था इसके पहले वाले में, तो यानी Yes. अभी स्प्लीन थोड़ा डिफिशिएंट हुई, लेकिन अभी इतने डिफिशिएंट इतनी तो हुई कि उसने ब्लड को कंट्रोल करना बंद कर दिया था, प्लेटलेट का उपचार। लेकिन प्लेटलेट के बाद अगर आपको हार्निया हो जा रही है, आपको चेहरे में झुर्री पड़ने लगी है, चेहरा लटकने लगा है, कोई अंग लटकने लगा है, पूरे शरीर के मांस लटकने लगा है, तो यहाँ पर क्या व्रिंकल्स इन द बॉडी ड्यू टू ओल्ड एज, रिंकल्स होने लगे, हार्निया है, वेरिकोज वेन्स है, पाइल्स है, तो ये प्रॉब्लम जब भी आपका बेरिंग डाउन सेंसेशन इज द बोन, पेट लटक जा रहा है, बहुत बड़ा पेट हो गया, लटक गया, तो यानी ये सब चीजें आपको, यानी ये कह रहा है कि आप 25% रह गई है। स्प्लीन का जो क्षमता है लगभग 25%, मतलब आप आंकड़ों में जाइएगा कि 25 ही एग्जैक्ट हो, लेकिन 25% के आसपास उस पर एनर्जी रहेगी। अब एनर्जी बहुत कम हो गई, ऐसे समय में आपको क्या करना है, दो काम करने हैं। नंबर एक बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग सीख रहे हैं। नंबर एक क्या करना है हमको, अगर ये बहुत डिफिशिएंट हो गई तो क्या करना है? सर पहले तो स्प्लीन की डिफिशियंसी के पॉइंट देंगे। पहला स्प्लीन की डिफिशियंसी पॉइंट देना। दूसरा क्या करना है, एक और पढ़िएगा, ट्रीटाइज 7 में लिखा हुआ है, रेजिंग का काम करना है। यस सर। मतलब अब इस समय उसको सहारा देना है। याद करिए, कोई दीवार गिरने लगे तो क्या करते हैं, उसको तो ऊपर जो ठीक करना कर नीचे से कुछ लगा देते हैं ताकि वो अपनी जगह खड़ी रहे। याद करिए ना, सब वही है। तो यानी रेजिंग, उसको अपनी जगह जो आप स्पिन के डिफिशियंसी पॉइंट लगाने लगाइए रेजिंग। अब देखिए रेजिंग तो माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी है, उसका उपचार यहाँ करना। आप देखिए क्या है, सब सारे पॉइंट आपको किसके हैं, स्पिन की डिफिशियंसी वाले 3, 6, ST 36, 36, CB 6, UBB 36, अब इसमें से CB 12 वो भी है। अब बचा कौन पॉइंट है, 3 पॉइंट, 3 ST 21, नंबर 1 ST 21, GB 20, तो 3 पॉइंट ऐसे हैं, ये रेजिंग के लिए है। ST 21, GB 1, GB 20। एक और पॉइंट आपको हो सकता है रेजिंग के लिए, UB 35, UB 35 एक रेजिंग के लिए बढ़िया पॉइंट है। GB 20 क्या है, ऊपर ये बीमारी का एक इलाज, और GB 1 कहाँ है, बिल्कुल वहीं पर, ये इस वाले पॉइंट पर जो हम लोग कहते नहीं है, ये वाला पॉइंट है। CB1 अंदर है और GB1 इधर है, इधर बिल्कुल ठीक है। तो GB1 और CB1 वहीं होता है। तो GB1 ऊपर, नीचे का सेंटर ये, ऊपर का सेंटर देखिए, दोनों एक ही पॉइंट पे है। तो ये रेजिंग का काम करते हैं, GB1 और GB 20 रेजिंग का काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारा ST 21 और एक पॉइंट और UB 35 को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ये रेजिंग का काम कर रहे हैं और स्पिन के डिफिशियंसी को उपचार कर दीजिए। बढ़िया से आपका उपचार हो गया, बढ़िया। चलिए ठीक, आगे। सर तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, SP3, SP6, ST 21, ST 36, GB1, GB 20, CB 6, CB 12, UB 20, UB 21 सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इसमें UB डू 20, GB 20 फॉर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इसके लिए काम करेगा। CB 5 फॉर CB 6 फॉर द प्रोलैप्स, फॉर और प्रोलैप्स। CB 6 सभी प्रोलैप्स के लिए काम करेगा। ST 21 प्रोलैप्स ऑफ स्टमक के लिए, और GB 1 प्रोलैप्स ऑफ एनस के लिए। तो इस तरह सर ने बताया कि ये 3 पॉइंट इसमें रेजिंग के लिए है। तो इस तरह सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। फिर है कोल्ड डैम्प अटैकिंग द स्प्लीन। अगर कोल्ड डैम्प का अटैक स्प्लीन पर हो गया तो इसमें सिम्टम नजर आएंगे, भूख ना लगना, भारीपन लगना, छाती अधिजस्ट, एपिगैस्ट्रियम में भारीपन लगना, जिससे कि शरीर गर्म करने से भारीपन लगता है, जिससे कि शरीर गर्म करने से लाभ मिलता है, शरीर को गर्मी देने से लाभ मिलता है। सिर में भारीपन, योनि से सफेद स्राव का निकलना, इसमें नब्ज होंगे पतले, इसमें पतले दस्त होंगे और नब्ज इसमें फिसलती हुई महसूस होगी। जीभ में होगा सफेद, गहरी सफेद होगा और चिपकदार जीभ होगा, तथा इसमें स्वाद आएगा, मीठा स्वाद या स्वाद का अभाव होगा, प्यास नहीं लगेगा। और ऐसे में इसका कारण होगा बाहरी नमी के आक्रमण से एक्यूट स्टेज में स्प्लीन एक्सेस हो जाएगा। नमी से छाती एवं अधिजठर एपिगैस्ट्रियम में भारीपन आ जाएगा। स्प्लीन ऊर्जा के ऊपर चढ़ने के कार्य में बाधा आकर सर में ऊर्जा का अभाव हो जाएगा। स्प्लीन का जो अपना
काम है उसमें वह नहीं हो पाएगा, जिससे कि ब्रेन में ऊर्जा का अभाव हो जाएगा, जिससे सिर भारी लगने लगेगा। वेजाइना से सफेद डिस्चार्ज प्रारंभ हो जाएगा। जीभ में चिपचिपी लेप भी शरीर में नमी की अधिकता बताती है। जीभ में गाढ़ी परत एक्सेस सिम्टम बताती है तथा पतली गाढ़ी परत एक्सेस बताती है और पतली परत डेफिशिएंट सिम्टम को बताती है। और इसमें जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। इसमें बाहर अत्यधिक गर्मी हो अथवा नम वातावरण के कारण यह सारे रोग आएंगे। इसमें प्रोटोकॉल हम देंगे SP3, SP6, SP9, ST8, CB12, अप्लाई स्टार मैग्नेट, रिड्यूस्ड और इवन मेथड। सारे को या तो हम सेडेट करेंगे सारे पॉइंट को, नहीं तो सबसे अच्छा हम इवन मेथड के लिए स्टार मैग्नेट को यूज करेंगे, जिसमें कि ST8 सर से ह्यूमिडिटी को निकाल देता है। ट्रीट्स हेडेक फ्रॉम डैम्पनेस की वजह से अगर हेडेक होता है तो इसमें हम इसको ट्रीट करते हैं। फिर लास्ट है हमारे पास कंडीशन ये बिल्कुल समझ लीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये सब। इसमें केवल 3 ही 4 पॉइंट है, बस अधिक पॉइंट है भी नहीं। CB 12 है, SP3 6 है और एक 9 बता दिया। और ये वर्चुअली सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी से बड़ी है। कोल्ड डैम अटैकिंग स्प्लीन, यानी स्प्लीन डिफिशिएंट हो गई तभी तो उसने अटैक किया। अगर स्प्लीन बहुत ताकतवर होती तो अटैक ही नहीं कर पाता। मतलब दूसरा आदमी ताकतवर है तो कोल्ड डैम ने अटैक कर दिया स्प्लीन पर, तो यानी स्प्लीन की इसमें एनर्जी कम थी। लेकिन ये कोल्ड जब भी बाहरी किसी का आक्रमण होगा तो हमेशा उसमें एनर्जी बढ़ी होगी। कैसे? एक्सेस, हम लोग यही मानते हैं ना, जब भी कोई बाहरी शक्ति कोई भी हो कहीं अटैक करेगी तो उसमें एक्सेस एनर्जी हो जाएगी। ठीक, यस सर। फिर है लास्ट है हमारे पास हीट डैम्प अटैकिंग द स्प्लीन। अगर हीट डैम्प अटैक करता है तो ऐसे में भूख ना लगना, भारीपन लगना, छाती अधिजठर, एपिगैस्ट्रियम में भारीपन लगना, थोड़ा ज्वर आना, इसमें ज्वर रहेगा, पेट में दर्द होना, नौजिया, उल्टी होना, पेशाब कम होना या गहरा पीला पेशाब होना और गुदा या एनस में जलन का होना। फिर इसमें दस्त होगा, दुर्गंधित दस्त होगा, तेज नब्ज जिसमें फिसलती या तेज नजर आएगी और जीभ इसमें चिपचिपी पीली परत, जीभ पर चिपचिपी एवं पीली परत होगी। इसके बाद इसमें है स्वाद। पीली परत हो तो समझ ले हीट है, पीली हीट की परत वजह नहीं से। होगी तो समझ ले हीट है। ठीक है, और अगर सफेद हो सर तो वो मतलब कोल्ड कोल्डनेस। यस सर। फिर इसमें है प्यास। प्यास है, प्यास लगना पर बहुत कम पानी पीना। प्यास तो लगेगी लेकिन पानी पीने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं होगी। फिर इसमें रोग के कारण, जब मामूली बुखार दिन भर बना रहे, हे फीवर के कंडीशन में अगर डैम्प हीट इन स्प्लीन के कारण मामूली बुखार दिन भर लगा रहेगा, फील होता रहेगा, तथा जब मामूली ज्वर दोपहर के बाद एवं शाम को आए तो स्प्लीन यिंग डिफिशियंसी होती है। अगर दिन भर अगर बना रहे तो डैम्प हीट इन स्प्लीन की वजह से है, लेकिन अगर शाम में या दोपहर में आए तो वह स्प्लीन इन डिफिशियंसी की वजह से ये ऐसा कंडीशन बनेगा। गुदा में जलन एवं मल में दुर्गंध एवं पीला पेशाब बताता है कि हीट बढ़ गया है। फिर इसमें जलवायु का प्रभाव होगा। गर्मी से नमी के आक्रमण में आए हुए रोग इस श्रेणी में आते हैं। फूड इन्फेक्शन का भी उपचार यहाँ कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, फूड इन्फेक्शन गर्मी में, मान लीजिए गर्मी में हो, जाड़े में, कहीं भी हो तो यहाँ पर आपको करना है, ये कर सकते हैं। इसमें हम पॉइंट्स देंगे SP6, SP9, GB9, LI11, UB20, GB34 सारे पॉइंट को हम, चूंकि एक्सेस है, इसने अटैक किया है, तो ऐसे कंडीशन सभी पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। तो इस तरह से हमने स्प्लीन मेरिडियन का चैप्टर देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स भी हमें देखना, लक्षण भी दिखे और प्रोटोकॉल्स भी समझ में आ रहा है। ठीक, ऐसे प्यारे जी स्वागत है, यशवती चौधरी जी का स्वागत है, प्रतिमा राज जी का स्वागत है, बबली सिंह का स्वागत है। बबली सिंह प्यारे जी हमारे जो है समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, हमारी फैकल्टी भी हैं, BHB में हेड भी हैं। यशवती चौधरी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 3 में हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राय जी हमारे सेमेस्टर 4 में हैं, फैकल्टी हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। बबली सिंह हमारी समवाय फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग ये समझे कि इन मामलों से हम लोग समझते क्या है कि देखिए, हम लोग प्रोटोकॉल याद करने की अपेक्षा थोड़ा समझते चलें
तो हम लोग प्रोटोकॉल का अर्थ समझ जाएंगे और हम लोग को जल्दी याद हो जाएगा। अब अदरवाइज क्या हम लोग SP3 SP6 वो ऐसे जोड़ते रहते हैं। हम लोग जोड़े कि ये कोई ऑर्गन की उसमें हम लोग इनको यूज क्यों करते हैं, अगर मालूम हो जाए तो हम लोग कम से कम और कुछ नहीं होगा, एक आध पॉइंट भूल भी जाएंगे तो 5 पॉइंट आप लोग लगा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल स्टमक को स्प्लीन को एक साथ जोड़कर देखिएगा, बहुत से पॉइंट आपको मिल जाएंगे। की में हो यांग में हो, इन सब में हमको देखना है कि यांग में कमी डिफिशिएंट है, तो यानी हमको यांग शक्ति बढ़ानी, तो यांग शक्ति हमेशा पीठ में होगी, पेट में हमारा यिंग शक्ति होगी। तो ये इस तरह हम लोग ट्रांसलेट थोड़ा बहुत करते रहें। फिर इन्फेक्शन को बहुत से देखिए 4 बीमारियों के यहाँ मिले और चारों बीमारियों को हम लोग ट्रांसलेट कर लें, यानी लिख लें कि हमको फूड इन्फेक्शन में स्प्लीन वाले पे देना है स्प्लीन डैम्प अटैकिंग स्प्लीन हीट, तो यानी हीट डैम्प, यानी अगर इसको हमने तो पॉइंट हमको मालूम है, फिर हम खोजते रहते हैं कि हम क्या लगाएं क्या करें क्या करें। वो माइस्थेनिया ग्रेविस है, वेरिकोज वेन से हम लोग समझ जाए, अटैकिंग मूवमेंट है कि ब्लड बाहर निकल रहा तो हम लोग समझ जाए कि 4 पॉइंट है, ये 4-5 पॉइंट है। स्प्लीन की डिफिशियंसी बहुत हो गई तो हम लोग समझ जाए कि ये पॉइंट है। तो ऐसे हम लोग समझेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है हम लोगों का उसको अधिक समझना है, समझ जाएंगे तो हम लोग बढ़िया ट्रीटमेंट कर पाएंगे, सरलता से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। नहीं तो बाद में फिर हम लोग पूछते हैं कि हमको इन्फेक्शन हो गया अब क्या करें, कौन से पॉइंट लगाएं। लिखा हुआ है स्क्रीन में 5-6 केवल 5-6 पॉइंट है टोटल, यानी 6 इधर 6 उधर 12 पॉइंट है। तो इस तरह हम लोग जो है करेंगे। और क्या सर और बोल रही तिवारी जी कैसे? जल्दी क्लास आपका वो हो गया, जल्दी छूट गए ऑफिस से? क्या अभी कैसे वो भाग के आया है प्लांट से। अभी बॉम्बे से टीम आई है फिर भी भाग आया, हम कहे चलो आज। जी जी यशोदी मैडम बताइए, आपका सेमेस्टर 3 है आपका, तो हॉस्पिटल में होंगी क्या? राय मैडम का 4 है, जयश्री चौधरी मैडम का सेकंड है, वो उनके लिए ये बहुत लाभदायक होगा। लाभदायक सभी के लिए है लेकिन फिर भी उनका तो ये चैप्टर ही है। तो ये क्योंकि चैप्टर कोई पढ़ता नहीं है और हम लोग भी नहीं पढ़े थे, ऐसा मत सोचिए कि सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ा था। हम लोग यहाँ तक जब कोई बताता ही नहीं तो हम लोग यहाँ तक आगे देखे नहीं, ये कोर्स में नहीं है। बाद में देखो पढ़े कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उनको पढ़ने के जब इंटरेस्ट हो गया तो लगा कि ये तो सबको पढ़ना चाहिए। सर ये मुझे लगता है मुझे लगता है सिर्फ ये समवाई क्लासेस में आपके कारण ही ये सारे चैप्टर्स हो रहे हैं। नहीं हमने देखा ना कि भाई ये चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हम जबकि ये बेस की तरह है सर, बेस में अगर इसको समझ जाए तो यस ऑर्गन के बारे में उसके मेरिडियन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। और हम लोग कस्तूरी कुंडल बस हम लोग ढूंढे बनवाए, हम लोग पूछते रहते थे भाई क्या करें क्या, अरे इसमें लिखा हुआ है कि वो चाइनीज के हिसाब से क्या काम करती है, तो वो उसी तरह हम भी देखिएगा। अभी आप ट्रिटाइज 8 ट्रिटाइज 9 ट्रिटाइज 5 आपके 5 में इतने बढ़िया बढ़िया प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं डॉक्टर वॉल के, दंग रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे आप, इतने बढ़िया प्रोटोकॉल। डॉक्टर खेमका सर ने इतने बढ़िया बढ़िया पॉइंट दिए, हम लोग तो वो समझे कि हम लोग कहीं कहीं लिखते थे वो कि 2 ड्राइवर, हम लोग समझ ही नहीं पाते 2 ड्राइवर क्या है, हम लोग वो कहते थे 1 निर्देशक। अब हम लोग वो उस टर्मिनोलॉजी को समझ ही नहीं पाते थे कि टिटाइस से बोल रहे हैं वो। जब वो 10 के पॉइंट है ना, स्टमक 25 ड्राइवर P6। हाँ वो हम लोग जब इसको पढ़े तो समझ में आया कि क्यों बार बार निर्देशक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा यहाँ वाला है ऊपर P6 हमारा निर्देशक है, तो हम लोग अब वो समझे P6 निर्देशक है। फिर उन्होंने कहा कि ST25 हमारा जो है 2 सड़क है। तो ये सब जो समझ में आया, एक ड्राइवर है, CV6 उन्होंने कहा एक हमारा वाहन है। मतलब ये टर्मिनोलॉजी जो उन्होंने यूज किया ये कहीं रही होगी वहां चाइनीज वगैरह में, तो उन्होंने वो यूज किया। अब उसको समझ में आया कि अरे ये तो बढ़िया पॉइंट है, और वो 10 पॉइंट पर ट्रीटमेंट है। तो हम लोग तिवारी जी किसी ने नहीं बताया था कि हम लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाने का चाइनीज में कोई प्रोटोकॉल अलग से है। हम लोग जानते थे क्या, प्रोफेसर पार्क जीबू का वही 3 ब्लैक लगा देना,
खेमका सर ने अपने उसमें लिखे हुए, मैंने वही पॉइंट लगाया हुआ है, 5 पॉइंट है, केवल 6 पॉइंट। जीबी 14, रोमिंग वैसे 14 पॉइंट, वो LI 4, LI 11, ST36, 36, ST 37 और FP6 और CV6। नहीं, CV6 उसमें नहीं है। CV6 हमने लगा लिया है स्टमक की वजह से, एंटीबायोटिक हम भी थोड़ा खाए थे तो हमने कहा CV6 तो लाया रखे तो इसलिए, अदरवाइज 5 ही पॉइंट है, 1 नहीं 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट है टोटल, 6 पॉइंट टोटल है। जो उन्होंने इन्फेक्शन बताया कि हमेशा के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए करिए। तो ये जो सीजनल चेंज जब भी हो, गर्मी हो उधर तब बढ़ा दीजिए, इधर जाड़े के समय लगा लीजिए। तो सीजनल जैसे चेंज हो रहा हो तो ये लगाना चाहिए, बारिश में भी लगाना चाहिए, ताकि उस समय जो है सीजनल चेंज में ही आपको एनर्जी, अधिक इम्यूनिटी, तो उसमें आप लगा लीजिए। अब वो 8-10 दिन लगा लीजिए तो आपको इम्यूनिटी कुछ तो बढ़ेगी। जो ब्लैक कलर तो लगा ही रहे हम लोग, जो लगा रहे हैं, तो ये भी हम लोग, तो इसमें वो है। उसी तरह प्रिटाइज 8, 9 में और 5 में, 5 के हमने डाले हुए हैं कुछ। आज कंफ्यूजन इसमें हो गया था तो मैंने चैप्टर वाइज डाल दिया कि हमने कहा चैप्टर से पढ़िए, क्योंकि मैडम ने कहा कि नहीं ये पेज है ही नहीं इंग्लिश में, हमने जो लिखा था पेज शिक्षा में, तो वो कह रहे थे कि पेज है ही नहीं, हो सकता है इंग्लिश वाली किताब रही हो। तो हमने बोल दिया कि भाई आप चैप्टर वाइज पढ़िए, तब उसमें है, चैप्टर में है, और सब प्रोटोकॉल पूरे दिए हुए हैं। इतने बढ़िया डायबिटीज के, इतने बढ़िया यूरिक एसिड के, इतने बढ़िया सब प्रोटोकॉल दिए हुए, आप उसको यूज करिए, वो करिए लगातार, वो करिए। और हम लोग देखिए सरल इसलिए है कि इसमें तो पॉइंट तय है, यशवती मैडम, जयश्री चौधरी मैडम, सरल ये है कि इसमें तय है कि यहाँ पर है, यहाँ लगाना तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। वहां उसमें क्या है, उसमें यह है कि उसमें मान लीजिए आपने कह दिया कि आपका 5th स्पाइरल अपोजिट फ्लो, और यहाँ पे लगा लीजिए। अब आप अपोजिट फ्लो हो गया और स्पाइरल हो गया। अब आपको पहले चिंता ये हो गई कि हम लगा पाएंगे नहीं, तो इसमें अधिकतर पॉइंट देखिए 10 पॉइंट से अधिक नहीं है, तो कुल मिला के 20 पॉइंट। अगर 10-10 पॉइंट भी दिए हुआ तो 10 इसमें, स्टमक के समय उन्होंने केवल 10 पॉइंट, टोटल 10 पॉइंट्स बोले हैं, टोटल 10 पॉइंट्स। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम पॉइंट में लगाना हो तो हम लोग जरूर अध्ययन करना चाहिए और उनको समझ करके लिख लेना चाहिए। देखिए लिखिए जरूर, जहां लिख लेंगे उसको हमेशा कंठस्थ करिए, चाहे ना करिए, लिख जरूर लीजिए। तो उससे क्या होगा, नोट्स बने में रहेंगे, तो आपका ये वाला ट्रीटमेंट ऐसे होगा। तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे, खेमका सर की ऊर्जा को याद करेंगे, और हम लोग अपने ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे। जो हमको आता है हम आपको सिखाएं, जो आपको आता है वो आप हमको सिखाइए। सब एक दूसरे को सिखा सकते हैं, किसी पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। सब जो कुछ ज्ञान हमको नहीं मालूम होगा वो आपको मालूम होगा, तो आप ऐसे ही आप दूसरे को ट्रांसफर कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, फिर एक चेन बनेगी, इस चेन को ही बनाना है। और यही हम लोग का उद्देश्य है कि जो ज्ञान आपके पास हो उसको ट्रांसफर करिए। इसको हम लोग छोटी छोटी कहानियों से आप सीख लेते हैं। पेट्रोल रास्ते में जा रहा था, एक आदमी के पेट्रोल कम हो गया, वो रुक गया। अब उसके पास पेट्रोल नहीं, तो हाईवे में 1-2 गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एक आदमी मिला बड़ी मुश्किल से, तो उसने कहा भैया हमको पेट्रोल क्यों रुके हुए हैं। एक उनके साथ हस्बैंड वाइफ दोनों थे, तो उनका भाई रुके क्यों हो गया, ये हाईवे बड़ा वैसा है, बहुत अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमको पेट्रोल खत्म हो गया, हम क्या करें। कहा कोई बात नहीं। उसने अपने केन से पेट्रोल निकाला और उसने दे दिया कि आप ले जाइए। तो वो जब पेट्रोल डाल दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इसका पैसा बता दीजिए और ये आप केन ले लीजिए। उन्होंने कहा ना, ये केन और ये ना मुझे पैसा चाहिए ना मुझे केन चाहिए, ये आप ले जाइए, आप उसको भरे रखिए, और जब कोई इस तरह का मिले रास्ते में कभी, तो उसको ये दे दीजिएगा, मेरा काम बन जाएगा। मेरा काम ये होगा कि मैं तो अभी ऐसे आप मैंने सहायता कर दिया, आपने वो कर दिया, भूल गए। अब आप इसको करेंगे तो चेन बन जाएगी। हमको चेन बनानी है थेरेपिस्ट की, तो यही हम लोगों का चेन बनाने का यही उद्देश्य है। तो खेमका सर को पुनः याद करते हुए उनके
मोटो को और उनके उसको कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग अभी आते हैं। Thank you, sir. Thank you, Sudha ma'am. थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू बहुत सर, अच्छा हुआ। थैंक यू सर।